हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बेसिकली है सॉलिड स्टेट, राइट। गाइस, अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में जो चीज़ें हैं आपकी वो फिक्स है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, किसी पर्टिकुलर एटम का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो फिक्स है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है एटम का यूनिट सेल में कितना है तो वो भी फिक्स है। पैकिंग फ्रैक्शन मींस कि जो एटम्स है उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो भी फिक्स है, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड जो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट भी है। अगर नीट जेई और जो भी अदर वेरियस लेवल के एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉलिड में से जनरली क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। गाइस, होता क्या है बेसिकली, सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए आपको इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि सबका इमेजिनेशन पावर एक जैसा नहीं है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस इमेजिनेशन को, आपकी जो इमेजिनेशन है उसको मैं विजुअलाइज करवा के दिखाऊंगा। सी, लेट मी टेल यू वेरी कॉमन थिंग। जैसे हम लोग इसमें क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है गाइस, वो ऐसा होता है एक्चुअल में। आप इमेजिन करते हो, ठीक, रूम का आपको एग्जांपल दे करके आपको समझाया जाता है कि क्यूबिक यूनिट सेल को आप ऐसे कंसीडर करो। एक्चुअल में होता भी है ऐसे, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसा कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो लोट टू नो, लोट टू डिस्कस। सो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। अगर हम बात करें मैटर की, मैटर, तो मैटर का सबको पता है गाइस क्या होता है। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, राइट। नाउ मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैटर को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप सबको पता है, आप 10th क्लासेस में, 9th में बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस, राइट गाइस। सो कई बुक्स क्या है, कई बुक्स जो मैंने देखा है और कई मतलब जो एजुकेटर्स है वो पढ़ाते हैं, फोर्थ स्टेज जो प्लाज्मा उसको भी कंसीडर करते हैं। इट कुड बी, बट फॉर द टाइम बिंग अगर मैं बताऊं आपको तो हम 3 को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि जो जनरल अभी तक ट्रेंड है वो 3 को ही फॉलो कर रहा है, राइट। सो हमारा जो टॉपिक है मेन वो क्या है, सॉलिड स्टेट है। नाउ लेट कम टू द सॉलिड स्टेट। सॉलिड में क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। सो गाइस, जब मैं आपके सामने बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो टर्म है मैं उसको बार बार यूज करने वाला हूं, तो मैं पहले बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको क्योंकि ये बहुत बार आने वाला है, रिपीट होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट। सो इट मे बी, it may be atoms, ions or molecule, राइट गाइस। जो भी हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर जो गैस होगा वो किससे मिलके बना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। और जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसा है, राइट। नाउ कम टू द सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होता है, इस साइड में लिख देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं सीपी लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लिक्विड और गैसेस की बात करूं तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में इतने कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े से लूजली बाउंड होते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो वो कम होते हैं, और गैसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे होते हैं, जनरली आपके वो रैंडमली अरेंज होते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। और आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जो लिक्विड और गैसेज है इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फ्लूइड। क्यों बोलते हैं, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फ्लो, राइट गाइस। अगर सॉलिड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट।
ये एक वे है एक्सप्रेस करने का क्यूबिक क्रिस्टल का। ऐसा भी होता है कि आप कंसीडर करो कि जो वॉइड है, जो इसके अंदर स्पेस है खाली, उसके अंदर भी कोई आइटम हो सकता है, राइट। सो आपको ये कंसीडर करके चलना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। ओके, सो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं रब कर देता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है आज का मेन वो क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड पे आते हैं अभी अपन। हाँ जी, तो सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज है, आप सबको पता है कि फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है, राइट। सो लिख लेते हैं उसको। अच्छा, एक और बात नोट करने वाली ये है कि जो हमारा मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड में करेगा, लिक्विड में करेगा, गैसेज में करेगा, तो दो फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, राइट। कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ये क्या करता है? ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लेके आता है, राइट। इट ब्रिंग्स मॉलिक्यूल, ये सीपी लिख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख लो, दैट गोना बी मच बेटर। इट ब्रिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, राइट गाइस। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है आपका थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट है, थर्मल एनर्जी। ये क्या करता है? ये मॉलिक्यूल्स को अपार्ट मूव करवाता है, राइट। और ये किस पे डिपेंड करता है? एज इट्स नेम इंडिकेट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या करता है ये? टेक मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। सो आप नोट डाउन कर लो इसको, बहुत कॉमन सी बात है, आप सबको पता होगा, ठीक है। कर लिया? चलो ना, अब हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत बेसिक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं है, क्योंकि चीज़ें फिक्स है ना। तो क्या क्या हो जाएगा सॉलिड का? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिख लो, आप हेडिंग डाल लो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो पहला कौन सा हो जाएगा? फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स होता है भाई मास और वॉल्यूम दोनों इसका, राइट। दूसरा क्या होता है? इनके अंदर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इनके बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो तो होते हैं शॉर्ट, बहुत कम होते हैं। ये लो एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्या है? इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो तो होते हैं शॉर्ट, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है लार्ज अमाउंट में, तभी तो एक दूसरे के साथ आकर के वो चिपकता है, राइट। सो इसको लिख लेते हैं बात को, क्या कि जो इन सॉलिड्स intermolecular distances are short, and intermolecular forces are शॉर्ट का क्या लिखो, लार्ज लिख लो, ठीक है। थर्ड के ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। फोर्थ बात करते हैं इनकी डेंसिटी की, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है एज कंपेरिजन टू द गैसेज और लिक्विड्स। हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू
लिक्विड एंड गैसेस, राइट। फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या लोगे आप, फिफ्थ पॉइंट आप जो कंसीडर करोगे वो आपको कंसीडर करना है क्या कि डिफ्यूजिबिलिटी फैक्टर। देखो गाइस, डिफ्यूजिबिलिटी मीनिंग्स क्या, अगर आप किसी गैस को इस रूम में रख देते हो ला करके, कोई सिलेंडर आपके पास, उसको ओपन कर दोगे आप, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, गैस बहुत क्विकली आपके जो रूम है उसके अंदर डिस्पर्स हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, राइट। लेकिन अगर मैं सॉलिड को रख दूं, इस सॉलिड को मैं रख दूं, आप कंसीडर करो इसको, ये सॉलिड है, अगर मैं इसको रूम में रख दूं तो क्या ये डिफ्यूज करेगा, नहीं, वहां पर ऐसे रखा रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोई गैस लेके आता हूं और उसको रूम में रख दूं, उसका कंटेनर ओपन कर दूं, तो क्या हो जाएगी, गैस पूरी एक्सपांड हो जाएगी, पूरी डिफ्यूज हो जाएगी रूम के अंदर, ठीक है। सो दिस इज डिफ्यूजिबिलिटी। तो नोट डाउन करो आप, सॉलिड आर ऑलमोस्ट, solids are diffuse very slowly as compared to gases and liquids, ठीक है। सो बेसिक प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ गए, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, जो बताने वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्ट करते हैं आगे। हो गया, चलिए रब कर देते हैं इसको। ये बहुत मजा आने वाले चैप्टर में, डोंट वरी। आपके कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाएंगे आप कभी भूलोगे नहीं, अपना नाम भूल जाओगे लेकिन सॉलिड नहीं भूलोगे, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सॉलिड का फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं कि फर्दर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। सॉलिड, अच्छा एक तो टर्मिनोलॉजी नोट कर लो, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, आप सबको पता ही होगा, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जब आप सॉलिड को हीट करते हो और वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ये वेपर्स बोल लो, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब हम सॉलिड के टाइप की बात कर रहे थे, सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड को गाइस हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा होता है आपका अमरफस सॉलिड, राइट, अमरफस सॉलिड। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड का, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड अपॉन दी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे हम सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड हो गया आपका अमरफस सॉलिड। अब हम इनको पढ़ते हैं, हम इनका कंपेयर करके पढ़ेंगे दोनों को। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमरफस सॉलिड का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका, वो आप लिखो कि इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो गाइस इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। आप नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ कि वो रेगुलर अरेंजमेंट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं ये, एंड दे एग्जिबिट लॉन्ग रेंज as well as short range order,
ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मैं अमरफस सॉलिड्स की बात करूं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो आपका ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो रेगुलर नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है उनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो आप नोट डाउन करो, दे डोंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे डोंट हैव एनी रेगुलर arrangement of constituent particles. They may or may not have short range order. They may or may not have short range order, right? Short range order. सो गाइस इस बात को समझते हैं हम कि ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता क्या है। सी अगर मैं एटम्स को ड्रॉ करता हूँ, आप इस बात को समझो, इस चीज़ को यहाँ पर मैंने क्या किया है, ब्लैक एटम्स कंसीडर करो आप, इनको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट। और इन बिटवीन मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू एटम्स। सो गाइज अगर आप ऐसे देखोगे इसके अंदर, इसको आप 3D में इमेजिन करके चलो, मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली में होता कैसे है। तो आप देखो इसमें ऑर्डर कैसे रिपीट हो रहा है, फर्स्ट ब्लैक देन ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, तो काफी देर तक होता है। कैसा ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अगर मैं अमरफस सॉलिड्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर होता है, कोई ऑर्डर होता नहीं है एक्चुअल में, है ना। जैसे हो सकता है कि 2 ब्लू आ गए, तीसरा इधर आ गया, इन बिटवीन कोई ब्लैक आ गया, हो सकता है फिर 2 ब्लैक आ गई, तो कोई पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है ना। आप इसको आप विजुअलाइज कीजिए, ये देखिए, आप इनको कंसीडर कीजिए, इसको देखिए आप ध्यान से। इसके अंदर क्या है, पहले आपका ग्रे आइटम है, देन ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे, आप किसी भी डायरेक्शन में चली जाइए, आप ऐसे ही कंसीडर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पीछे भी ऐसे ही है। ये 2D में आप 3D में इमेजिन कीजिए तो सेम थिंग मिलेगी आपको। सो दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके एक आइटम को निकाल देता हूँ, इसको क्या करें हम, खुल गया है, इसके इस आइटम को निकाल देते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर हम कर देते हैं ये ऐसे। जी अब देखिए, अब आप कंसीडर देखोगे, इसके ध्यान से देखो इसको, इसके अंदर क्या कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। जैसे आप ग्रे के बाद ग्रे है, ग्रीन है, ग्रे है, समझ रहे हो आप, तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर कंसीडर कर सकते हो। जैसे ग्रे के बाद ग्रीन है, यहाँ पर ग्रे के बाद ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, डिस्टर्ब हो गया, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसको मैं रब कर देता हूं, नोट डाउन करिए आप इसको। सेकेंड पॉइंट गाइस, इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। और इसको हम गाइस बोलते हैं स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, फिर कैसे बोलते हैं, अमरफस सॉलिड्स। दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स, और स्यूडो सॉलिड बोलते हैं इनको, या फिर हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है गाइस, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, ग्लास। आप कभी जो ओल्ड बिल्डिंग में जाओगे तो वहां पर आप देखना कि जो विंडो होती है, उनके जो शीशे होते हैं वो नीचे से काफी मोटे होते हैं एज कंपेरिजन टू द अपर पार्ट, जो जनरली कैसे रहते हैं, थिन रहते हैं। वैसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो जो ग्लास होता है वो कैसे है, उसके जो पार्टिकल्स है वो फ्लो करता है नीचे की तरफ, और वो नीचे अकुमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे वाला पोर्शन वो थिक हो जाता है और अपर वाला पोर्शन जो है उसका वो थिन रहता है, राइट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस, वो कैसा होता है, शार्प होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के ये मेल्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एक रेंज होती है मेल्टिंग की। तो नोट डाउन करो इसको, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसके अंदर क्या होता है, रेंज होता है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज।
आप गाइस देखना है, आपने देखा भी होगा कि आप जैसे इसका एग्जांपल हो, प्लास्टिक को जब आप हीट करते हो डायरेक्टली वो लिक्विड प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं होता है। जब आप प्लास्टिक को हीट करते हो तो पहले वो सेमी सॉलिड बनता है, फिर वो लिक्विड मतलब अलग अलग ट्रांजिशन आते हो, फाइनली जब जा करके वो क्या बनता है आपका फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, एक रेंज होती है टेम्परेचर की, राइट। अब बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं आपके एनाइसोट्रोपिक होते हैं और जो अमरफस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अभी आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है वो भी बताऊंगा, तो पहले आप नोट डाउन करो। दे आर एनाइसोट्रोपिक, मतलब अगर आप कंसीडर करोगे तो थोड़ा उल्टा है ना। होना क्या चाहिए था, क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक होना चाहिए था और अमरफस एनाइसोट्रोपिक होना चाहिए था, लेकिन कुछ उल्टा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो बताऊंगा आपको, सो नोट डाउन कर लो। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये होता क्या है, दैट इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, कंडक्टेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, राइट, एंड सो ऑन। और इसके अंदर क्या होगा आपके, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके आइसोट्रोपिक। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, that is same physical properties in all directions। अब बात को समझेंगे एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया, इसको मैं रब कर देता हूं। ऊपर के जो 2 पॉइंट है, स्पेस नहीं बचा हमारे पास इसलिए रब कर देते हैं इसको। चलिए ये हो गया। अब गाइस जो इस बात का आंसर है वो इसकी स्ट्रक्चर में छुपा हुआ। आप इसके अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसे होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसको आप ऐसे कंसीडर करो, ब्लैक देन ब्लू वन, कुछ रेगुलरली रिपीट हो रहा है ना। आप इसको कंसीडर करके चलो। प्रॉपर्टीज के अंदर ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट पॉइंट में जो आपको बताया था। अब देखो गाइस जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कैसे होगी। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, खाली ब्लैक एटम्स मिल रहे हैं, जो ब्लैक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या मिल रहा है, ब्लैक ब्लू ब्लैक। अगर इसमें जाऊंगा तो ब्लैक ब्लू ब्लैक। सो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं, अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी तो अलग अलग होगी ना। तो इसलिए क्या होता है, ये कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मैं अमरफस सॉलिड की बात करता हूं तो उनके अंदर क्या होता है, ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता है। इन बिटवीन कहीं पर भी ब्लू हो जाएगा, यहाँ कंसीडर करो, यहाँ करो, कहीं भी करो। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ना तो आपको ऑर्डर लगभग ऑलमोस्ट जो कैसा रहता है, सेम रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे रहते हैं, राइट। अच्छा कर लो इसको नोट डाउन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, 5th पॉइंट। एग्जांपल क्रिस्टलाइन का क्या क्या है, बहुत सारे हैं। NaCl है, KNO3, MgO। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे आपके, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, एंड एटसेट्रा। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, अमरफस सॉलिड के, राइट। अच्छा आई होप समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया, चलिए रब कर देते हैं इसको भी। अच्छा गाइज एक पॉइंट बताता हूँ, एक्सेप्शन है। यस यस यस, एक्सेप्शन क्या है, एक्चुअली क्या है ना, हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे कुछ होता नहीं है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन ठीक है,
मतलब लेकिन क्या है, हम टेंटेटिव हो जाते हैं ना। कोटा फैक्ट्री में देखा होगा कि जहाँ ही केमिस्ट्री वहाँ ही एक्सेप्शन। देख के आए ना कोटा फैक्ट्री? नहीं देखा तो देख लो जा करके भाई, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, सो नोट डालो, नोट एक्सेप्शन। आंसर तुम एक काम करो, खुद खोज के लाओ। ठीक है, अगली वीडियो को बिल्कुल इनिशिएशन में बता दूंगा मैं, लेकिन आप बताओ, आप बताना मेरे को। एक पॉइंट लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये क्या हो गया भाई? क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है तो क्रिस्टलाइन का पार्ट होता है, और पीछे हम पढ़ के हैं क्रिस्टलाइन तो अमरफस, वो क्रिस्टलाइन तो जो हमारे कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं। तो आइसोट्रोपिक कैसे हो, सवाल है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप फाइंड आउट करना इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, राइट। नाउ अभी क्या करते हैं गाइस, हम फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को गाइस हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा इसका आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड कई लोग आयनिक क्रिस्टल भी बोल देते हैं, बात एक ही है। दूसरा गाइस होता है आपका कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। थर्ड वन जो आपका होता है दैट इज मोलिक्यूलर सॉलिड्स, और जो फोर्थ होता है आपका दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे है? दिस इज बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो लिख लो इसको, आप यहां पर ब्रैकेट डाल लो, बेस्ड अपॉन द force of interactions between constituent particles, राइट। कि उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे इनको, जैसे हमने अमरफस और क्रिस्टलाइन को कंपेयर करके पढ़ा था, तो इनको भी कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ अभी। राइट, हो गया, चलिए। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी हम उनको क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कंपैरिजन से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहां पर आप क्या करो, 5 कॉलम्स बना लो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हो गया, काम चल जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ सॉलिड और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, उधर हम लिखेंगे उनका जो टाइप है। राइट, इधर क्या लिखते हैं हम, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कौन कौन सा है, पहला कौन सा था आपका, आयनिक सॉलिड। दूसरा क्या था आपका, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड।
थर्ड था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ जो लास्ट था आपका क्या था, मेटेलिक सॉलिड, राइट, मेटेलिक सॉलिड। सो पहला जो गाइस पॉइंट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या है इसके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो गाइस एज इट्स नेम इंडिकेट आयनिक सॉलिड्स, जिसके अंदर क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस होंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, एग्जांपल NaCl, बाद में बताऊंगा, लेकिन कंसीडर करके चलो NaCl में क्या होता है, सोडियम प्लस हो गया और क्लोराइड नेगेटिव, तो क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, राइट। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रल एटम। कैसे होंगे, न्यूट्रल एटम्स। एग्जांपल इसका गाइस है डायमंड या ग्रेफाइट, इसमें कार्बन होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर काइंड के एटम्स भी हो सकते हैं। अगर मैं इनर्ट गैसेस की बात करूं तो वो क्या होंगे, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड या पर्टिकुलर टाइप, राइट। सो नोट डाउन करो, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ सेम काइंड। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। वो किस में होंगे, इलेक्ट्रॉन के सी में इमर्ज्ड होते हैं, राइट। क्या होगा, मेटल आयंस, नोट डाउन करो, जिनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, राइट, कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आप इसको ये कंसीडर करो गाइस कि मान लो ये मेटल का कोई लैटिस है, इसके अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज जो है ये आपके क्या है, ये कर्नल्स है, राइट। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पूरा सी होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के वो सी में इमर्स्ड होता है, राइट। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए, दूसरा पॉइंट को डिफरेंस है जो इनका गाइस, वो क्या है, वो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा होता है, राइट। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फिर नेचर ऑफ बॉन्डिंग लिख लो आप इसको, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ओके, सो आयनिक सॉलिड में क्या होगा आपका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, राइट। सो आप नोट डाउन करो इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन लिख लो, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिख लो, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कोवलेंट सॉलिड्स नाम बता रहा है, कोवलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, राइट। क्या होता है इनके अंदर गाइस, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल इसका डायमंड है, डोंट वरी, एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में गाइस जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, और वीक लंडन फोर्सेस भी हो सकती है। नोट डाउन करो क्या क्या हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो लंडन फोर्सेस होते हैं वीक वो हो सकते हैं, लंडन फोर्सेस। ठीक है गाइस, मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा कर्नल्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो उसको बाइंड करके रखते हैं। कौन सा बॉन्ड होगा गाइस आपका, मेटेलिक बॉन्ड, राइट। थर्ड पॉइंट, बात करते हैं कि हार्डनेस की, कि कौन हार्ड होता है कौन सॉफ्ट होता है, राइट। हार्डनेस, ये जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, कैसे होते हैं,
हार्ड होते हैं, कोवलेंट जो होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं, डायमंड वेरी हार्ड। ये कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, है ना। गैसेज होगी या फिर जो वाटर ले लो, अमोनिया ले लो, ये सारे किसी एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ना इनमें, तो उनमें कैसी इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन तो उनमें वीक होती है, वीक होने की वजह से वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नेचर में। अगर मैं मेटलिक की बात करूं तो मेटल कैसे होंगे, हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल करूं, आपका गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो या फिर आयरन ले लो, वो कैसे हैं, हार्ड है। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम को मैं जो आपका ब्लेड रहता है उससे आप इजिली कट कर सकते हो, तो काइंड ऑफ सॉफ्ट हो गया, राइट। ये कैसे होते हैं, मे बी हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट गाइस जो हमारा वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट नोट डाउन करो, मेल्टिंग पॉइंट। गाइस जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, जनरली कैसा रहता है, हाई रहता है। अगर मैं एग्जांपल करूं NaCl के क्रिस्टल को जब मेल्ट करते हो तो कितना होता है NaCl का, 1500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, राइट। अब आते हैं कोवलेंट पे। कोवलेंट का तो बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई होता है। कैसा होता है, वेरी हाई। जो बॉन्डिंग उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मेल्ट भी तो बहुत देरी से होंगे ना वो, तो ये कैसे होंगे आपके, वेरी हाई। एग्जाम्पल अगर मैं डायमंड की बात करूं, आप डायमंड रुको अभी बाद में बताएंगे, आप नोट डाउन करो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, बहुत हाई। इनका क्या होगा, जनरली कैसा रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बॉन्डिंग के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इनका वही बात, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, लो और हाई। डायमंड की जो यूनिक प्रॉपर्टीज है कोवलेंट सॉलिड की मैं बताऊं, वो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि डायमंड की स्ट्रक्चर एक्चुअली में होती कैसी है। आप लोग आज तक बुक्स में देखते आए कि डायमंड कैसे बनता है, एक एटम्स 4 एटम्स के साथ कैसे अटैच होता है, जो कार्बन होता है। मैं आपको दिखाता हूं अभी वो कैसे होता है, इसको नोट डाउन करो आप, कर लिया। हाँ, अब आते हैं इस पे डायमंड पे, ठीक है। सो इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, बुक्स में तो आपको मिल जाएगी, आप देख लेना NCERT या जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, राइट। ये मेरे सैनिक आ गए अभी, ये मेरे बॉन्ड आ गए। जगह नहीं है मेरे पास, तो सैनिक्स को मैं अपनी पास रख लेता हूँ। ठीक है गाइस, सैनिक तो भैया गिरेंगे। चलो ये देखो, ये एक कार्बन एटम है, राइट। ये क्या आपका एक कार्बन एटम है, कोई भी कंसीडर कर लो आप, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं हम। इसने अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये जो कार्बन जुड़े हुए हैं ये फर्दर अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे कार्बन के साथ। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, एक बॉन्ड तो इसका बना हुआ इस कार्बन के साथ, फिर ये 3 और बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ। देखो कैसे बनाएगा, 1 2 3, ठीक है। 3 बॉन्ड ये बनाएगा। इन द सेम वे ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि चौथा तो इसके साथ बना रखा है इसने, है ना। तो इसके भी कंप्लीट करते हैं वैलेंसी, 1 2 3, ठीक है। इन द सेम वे ये भी और ये भी, इसके लिए 2 ही बचे हुए हैं, तो 1 और 2, ठीक है। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, है ना। ये देखो कमाल, ये क्या करेगा अभी, ये क्या करने वाला है, ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये इसको कंसीडर करते हैं, इसने क्या किया, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर ये दूसरे के साथ बनाएगा, इन द सेम वे अदर 2 के साथ बनाएगा, ये भी 4 के साथ अटैच होगा, दूसरा कार्बन, और ये हो गया जी आपका 3rd कार्बन, ठीक है। ऐसे हुआ, फिर आगे ये भी 4 के साथ अटैच होंगे। इनकी बात करते हैं, इसके साथ भी एक अटैच होगा, और इन द सेम वे इसके साथ भी अटैच होगा। तो देख रहे हो गाइस आप, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप यहाँ से कंसीडर करो तो
कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग कैसी, नेटवर्किंग हो रही है पूरी, राइट। तो इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। आप कंसीडर करो ये भी फिर फर्दर चार्ज के साथ अटैच होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो हो चुका है। आप देखो इसको एटम को, ये कैसे अटैच हुआ है, फिर ये फर्दर चार्ज के साथ। तो दिस इज वाई इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, आई होप समझ में आया है ना। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है इनकी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये गाइस सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि गाइस कंडक्टेंस दिखाने के लिए उसके जो आयंस की मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। लेकिन जब सॉलिड स्टेट में होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तब वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर मैं उसको मेल्ट कर देता हूँ, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेता हूँ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आयंस की जो मूवमेंट है वो फ्री हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, राइट। सो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, insulators in solid state but conductor in molten, आई होप दिख रहा होगा यहाँ तक, molten और aqueous state। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ। इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में और कंडक्टर होंगे किसमें, मोल्टन और एक्वस स्टेट में। ये कैसे होंगे आपके, ये कंप्लीटली इंसुलेटर होंगे। आपने एक टर्म पढ़ी होगी लाइक डिजोल्व लाइक, वो तो डिजोल्व ही नहीं होंगे एक्वस में, पहली बात तो डायमंड जो है डिजोल्व होगा नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है इसमें, एक्सेप्शन किसकी होती है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कैसा होता है आपका गाइस, वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। एक्सेप्शन नोट डाउन करो इसकी, ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन की लेयर बनी होती है और एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इसलिए वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, राइट। मोलिकुलर सॉलिड कैसे होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं जनरली, इंसुलेटर्स। और मेटेलिक तो आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं आपके, कंडक्टर। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया है। अब लास्ट पॉइंट बचता है इनके एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपर वाला एक मैं रब कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, चलो बॉन्डिंग वाला। एग्जाम्पल्स, पॉइंट नंबर 6, एग्जाम्पल्स। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको सबको पता है, NaCl या फिर MgO, राइट। कोवैलेंट नेटवर्क का बताया मैंने आपको, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, राइट। मॉलिक्यूलर में आप ले सकते हो HCl, अमोनिया, हीलियम्स के बीच में हो सकता है CCl4 के जो भी है, एंड सो ऑन। मेटलिक के तो बहुत सारे एग्जांपल है, आपको खुद पता है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज, जो आपको बेसिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो सॉलिड के टाइप थे हम सब डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो गाइज वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उसमें यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है। और यूनिट सेल के अंदर की जो एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में, वो कैसे होता है, जो कॉर्नर पे एटम होता है क्यूबिक यूनिट सेल में, वो 1/8 कैसे होता है। अभी तक आप इमेजिन करते आए हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे होता है, राइट। कैसे फिर उसका फर्दर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर यूनिट सेल हो गया जो हमारा, उसके अंदर जो एक क्रिस्टल सिस्टम का जो टाइप हो गया, वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।